जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी से धमाकेदार सीरीज लेके आए हैं। प्यारे साथियों, आपको उत्तराखंड की हर भर्ती में हिंदी से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसी के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो आप अपनी हिंदी पर अच्छी कमांड रखें। कारक हो गए, संधि हो गई, समास हो गए, और बच्चों हिंदी साहित्य से भी 2-3 प्रश्न आते हैं, उन सभी पर आपको अपनी अच्छी कमांड रखनी होगी। यदि बच्चों आपका हमारी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम आपको हिंदी से सभी टॉपिक क्लियर कराएंगे। सभी टॉपिकों पर हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सभी टॉपिक आपके क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से रखे हुए हैं, वीडियो को आखिर तक देखें, स्किप बिल्कुल भी मत ना करें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेज किस भाषा का शब्द है। तो अंग्रेज, यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। पूछ लेता है कि जो अंग्रेज है यह किस भाषा का शब्द है। तो यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है। तो यह कुबेर का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से माना जाता है। तो जो अधिकतर भाषाएं हैं उनका विकास ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, ठीक है। अधिकतर भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, ठीक है। या फिर अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों इसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपनी करनी पर उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है। पूछ रहा है कि बच्चों यह जो लोकोक्ति है इसका अर्थ, इनका अर्थ भी आपको सही से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इसका अर्थ है, अपना कार्य ही फलदायक होता है, ठीक है। अपना कार्य ही फलदायक होता है, यह अपनी करनी पर उतरनी जो लोकोक्ति है उसका अर्थ है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो इन्होंने निभाई थी खड़ी बोली में, ठीक है। खड़ी बोली के विकास में जो हमारे अमीर खुसरो जी हैं इनकी बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा भागीदारी रही है। अगला प्रश्न है, अलंकार किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अलंकार आभूषण का, ठीक है। अलंकार का अर्थ बच्चों आभूषण भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, मुहावरे का अर्थ है। तो यह जो मुहावरा है आपके समझ में आसानी से आ गया होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके आसपास जरूर रहते हैं, ठीक है। अवसरवादी होते हैं, अपनी वो जो है बच्चों अपने कार्य के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अवसरवादी व्यक्तियों से सावधान रहें। तो इसका अर्थ होगा स्वार्थी, ठीक है। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है, तो इसका अर्थ होगा स्वार्थी। अगला प्रश्न है, अष्टछाप का जहाज किस कवि को कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में बना है, ठीक है। अष्टछाप का जहाज कहा जाता है बच्चों सूरदास जी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंचलिक रचनाओं का संबंध किससे होता है। तो इसका संबंध होता है क्षेत्र विशेष से। जो आंचलिक रचनाएं होती हैं इसका संबंध क्षेत्र विशेष से होता है। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किसकी रचना है। तो आचरण की जो सभ्यता है यह सरदार पूरन सिंह जी की है, ठीक है। आचरण की सभ्यता सरदार पूरन सिंह जी की है। अगला प्रश्न है हमारा, आम बजट के ऊपर बहस होगी, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है अशुद्ध हो गया है वाक्य, आम आया है ना, यहाँ पर आम बजट के ऊपर बहस होगी, तो यह अशुद्ध है। इसका सही रूप है बच्चों, आज बजट पर बहस होगी, ठीक है। आज बजट पर बहस होगी, इसका सही अर्थ होगा। बजट के ऊपर नहीं बच्चों, बजट पर बहस होती है, ठीक है। तो इसका सही अर्थ होगा, आज बजट पर बहस होगी। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल चरित्र के लिए मानसिक दृढ़ता आवश्यक है, वाक्य में अशुद्ध क्या है। तो बच्चों जो यह शब्द है उज्ज्वल, आपसे कई बार परीक्षा में यह पूछ लेगा कि इसका शुद्ध रूप क्या है, उसमें आपको अलग अलग प्रकार से उज्ज्वल जो है शब्द लिखा आएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें आपको राइट करना है ये है, ठीक है। उज्ज्वल में दोनों जो जय दिए हैं बच्चे ये आधे होते हैं, ठीक है। दोनों जो है आधे होते हैं। यहाँ पर जो यह उज्ज्वल है इस यह भी गलत है, ठीक है। तो उज्ज्वल शब्द पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह परीक्षाओं में कई बार बना है, ठीक है। और अधिकतर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता।
अगला प्रश्न है ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो यह होते हैं हमारे सो, स, स, ह। ठीक है, ये जो होते हैं बच्चों 4 होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और बच्चों इनको बोलते समय हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, बोल के देखोगे तो आपको महसूस देगा कि आपके मुख से जो है गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है, तो इनको पहचानने का एक अच्छा तरीका है। आपसे पूछ भी सकता है कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो यह 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो बच्चों यहाँ नोट अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है 1 और 1 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपने सुना होगा कि 1 और 1 11 होना, आप सभी को पता होगा। लेकिन बच्चों जो है लोकोक्ति है 1 और 1 11 होते हैं, तो इसका अर्थ होता है बच्चों संग में बड़ी शक्ति है। ठीक है, संग जो होता है बच्चों उसमें बड़ी शक्ति होती है। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केशव दास जी को। इन्हें कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। प्रश्न को नोट अवश्य कर ले, परीक्षा में आने की संभावना है। अगला प्रश्न है हमारा कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? तो कबीर जी जो है ज्ञान मार्गी धारा के कवि थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कलम का जादूगर किस कवि लेखक को कहा जाता है? तो कलम का जादूगर कहा जाता है राम वृष बेनीपुरी जी को। ठीक है, राम वृष बेनीपुरी जी को कमल का जादूगर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखना। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं किस बोली भाषा को अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है? तो जो है ब्रज भाषा है। ठीक है, ब्रज बोली है या ब्रज भाषा है, इसे अंतर्वेदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसे राष्ट्रकवि कहा जाता है? तो यह प्रश्न बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह प्रश्न हर दूसरी परीक्षा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो राष्ट्रकवि कहा जाता है हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी को। और इनसे परीक्षा में और भी अनेकों प्रश्न बनते हैं। यदि आपका हमारी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आपको हिंदी साहित्य से और कारक संधि समास पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी शब्द मुहावरे इन सबको हम आपका जो है सिलेबस है कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी भाषा हिंदी की आदि जननी है? तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से ही अनेकों भाषाओं का निर्माण हुआ है, तो हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना। असफलता से लज्जित होकर क्रोध करना, यह है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है घोंसले में चिड़िया है वाक्य में कौन सा कारक है? तो बच्चों इसमें है अधिकरण। अधिकरण कारक है। जिस भी वाक्य में आप में या पर दिखे तो बच्चों वहां पर आपका अधिकरण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है बच्चों आपका रूपक अलंकार। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में आपका रूपक अलंकार होगा। ठीक है, अलंकारों का भी हम आपका टॉपिक सही सही से क्लियर करा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है चाय किस भाषा का शब्द है? तो याद रखें चाय जो है हमारे चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाला जो छंद होता है उसे कहते हैं सममात्रिक छंद। ठीक है, ऑप्शन देख के आप तुरंत समझ जाओगे। पूछ रहा है कि समान मात्राओं से आप याद रख सकते हैं कि सममात्रिक छंद। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। अगला प्रश्न है हमारा छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद का सबसे पहले जो उल्लेख मिला है यह मिलता है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा जिजीविषा। जिजीविषा होगा जिंदा रहने की इच्छा के लिए एक अर्थ।
एक शब्द। अगला प्रश्न है, जिसकी पत्नी गुजर गई हो, वाक्य के लिए शब्द क्या होगा? तो बच्चों, जिसका पति गुजर जाता है तो उसके लिए विधवा शब्द यूज होता है, ठीक है। परंतु जिसकी पत्नी गुजर जाती है उस व्यक्ति के लिए विधुर शब्द यूज होगा, ठीक है, विधुर। यदि पति गुजर जाए तो उस औरत के लिए विधवा शब्द यूज होगा। यदि पत्नी ही गुजर जाए तो उस व्यक्ति के लिए विधुर शब्द का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, जो कि शीघ्र प्रसन्न हो जाए, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए वह है आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाले व्यक्ति को कहा जाता है आशुतोष। अगला हमारा प्रश्न है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का क्या अर्थ होगा? जो रोगी भोजन के लिए निषिद्ध है, इसका अर्थ होगा आपका अयोध्य। अगला प्रश्न है, जो व्यतीत हो गया, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो गुजर चुका है वह अतीत होता है बच्चों, जो व्यतीत हो चुका है अतीत होता है। अगला हमारा प्रश्न है, जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? जो हिसाब किताब की जांच करने वाला होता है उसे कहते हैं अंकेक्षक, ठीक है। अंकेक्षक कहते हैं हिसाब किताब की जांच रखने वाले को या जांच करने वाले को। अगला हमारा प्रश्न है, जौहर खुलना का अर्थ क्या होता है? तो जौहर खुलना का अर्थ होता है भेद का पता लगना। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन एक समान से ही नज़र आते हैं वहाँ पर। तो जो बच्चे ऐसे प्रश्नों को पढ़ चुके होते हैं, ऐसे मुहावरों का अर्थ समझ चुके होते हैं, वह तो तुरंत इसका आंसर लगा देते हैं। परंतु जिन बच्चों ने बहुत ही कम मुहावरों का अर्थ पढ़ा है वह इसमें कन्फ्यूज होकर फंस जाते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, ठन ठन गोपाल का अर्थ है? तो इसका सभी को पता होगा, ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल। कंगाल व्यक्ति को ही ठन ठन गोपाल कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यह है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को समझने की बहुत ही आसान विधि है। इसमें बच्चों वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। तरनी में त, तनुजा में त, तट में त, तमाल में त, तरुवर में भी त। तो बच्चों यह त आपको शब्द के शुरू या आखिर में भी दिख सकता है, ठीक है। तो जिस भी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती हो तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। अगला प्रश्न है हमारा, तिनके की ओट में पहाड़, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। छोटी चीज के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना उसी प्रकार है जिस प्रकार तिनके की ओट में पहाड़ का छिपा रहना, ठीक है। तो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषा क्या है? तो जो हमारा त्रिपुरा राज्य है इसकी राजभाषा है बांग्ला। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपका हमारी इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम आपके हिंदी से सभी टॉपिक जल्द ही क्लियर करा देंगे, ठीक है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों अपने हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप पे, ठीक है, फेसबुक पे, इंस्टा पे, बच्चों जहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।